आज का दिन यूं भी अच्छा है कि हम रोजाना जब शेयर करते हैं कोविड के केसेस, तो हमने पिछले कई दिनों से देखा कि 2000 से ज्यादा केसेस थे, लेकिन आज का दिन ऐसा है जबकि 2000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज 1800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो बतदरीज इसमें कमी हम देख रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम इसी तरह से इसकी कमी को ही रिपोर्ट करते चले जाएं और हम ये बात करें कि सेकेंड वेव भी खत्म होगी। जब बात हम कर रहे हैं कोविड-19 की, दुनिया भर में इसके वार जारी हैं। पाकिस्तान की बात करें, आज 32 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि लास्ट 24 आवर्स में 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 2020 के अख्ताम पर यह कहा जा रहा था कि 2021 में वैक्सीन आ जाएगी। कुछ ममालिक में वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी, कब लगाई जाएगी, टारगेट क्या है 2021 का, इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के। सेहत का मामला बड़ा ज़बरदस्त आप समझते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आज के जो केसेस रिपोर्ट हुए उससे मुतालिक कमेंट मुझे आपका चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि दूसरी लहर का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरी लहर का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते 10 दिन से इस ट्रेंड में कुछ थोड़ी सी रुकावट भी आई है। अच्छा, यानी ये बतदरीज नीचे गया तो है अपनी पीक से, लेकिन उस तरह से फर्दर नीचे नहीं गया जैसे कि हम चाहेंगे कि ये नीचे जाए। बहरहाल ये एक से दूसरे दिन की फिगर्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये अभी इसको फर्दर काफ़ी नीचे जाने की ज़रूरत है। यानी अभी कुछ फर्दर रास्ता तय करना है इस वेव ने, इससे पहले कि हम कह सकें कि वाज़े तौर पे ये ट्रेंड नीचे को आ गया। बट सर, अगर हमें कंपेयर करें पहली लहर से, हमने उसमें पीक में 6000 केसेस पर डे रिपोर्ट होते देखे, लेकिन इस दूसरी लहर में 2500 ये फिगर रही पीक में भी। इसका मतलब है सर, दूसरी लहर इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। या ये कह लें कि पाकिस्तान ने एहतियात भी बहुत की है। ये कह सकते हैं कि जो पहली लहर की पीक के नंबर ऑफ़ केसेस थे उसकी निस्बत जो इस वक्त जो दूसरी लहर के पीक थी वो उससे नीचे थी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में लोग गए और जो बीमार हुए वगैरह, उन सब की तादाद भी खासी रही, लेकिन बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि पहली लहर की निस्बत सिचुएशन बेहतर थी। ठीक सर, जब केसेस रिपोर्ट होते हैं, क्या सिर्फ पीसीआर टेस्ट के जो नंबर्स हैं वही अपडेट होते हैं डैशबोर्ड में? क्योंकि हमने देखा चंद हफ्तों से, चंद महीनों से एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, लोग वो भी करवा लेते हैं। क्या उनके फिगर्स भी अपडेट होते हैं या कि नहीं? जिसका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव होगा सिर्फ उसी का केस मस्बत रिपोर्ट होगा ऑन डैशबोर्ड? नहीं जी, अभी चंद हफ्ते पहले तक, 10-12 दिन पहले तक तो सिर्फ पीसीआर टेस्ट ही रिपोर्ट हो रहे थे, क्योंकि वही हो रहे थे। लेकिन अब डैशबोर्ड के अंदर जो एंटीजन टेस्ट हैं वो भी शामिल होना शुरू हो गए। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इनकी तादाद अभी पीसीआर टेस्ट की निस्बत अभी बहुत कम है, तो लेकिन वो कुल तादाद में यानी टोटल में वो शामिल हैं। ठीक सर, ये बता दें कि दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि री इन्फेक्शन केसेस रिपोर्ट होते हैं, बेशक उनकी तादाद कम ही हो, लेकिन एक अलार्मिंग चीज़ तो है। पाकिस्तान के क्या स्टैट्स हैं? क्या हमने कंपाइल किए हैं कि पाकिस्तान में अब तक री इन्फेक्शन के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी, री इन्फेक्शन के केसेस दुनिया भर में भी हैं, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि वो हैंडफुल हैं, वो सैकड़ों में हैं, जहाँ के 100-200 होंगे तकरीबन, इस अंदाजे से कुछ अप्रॉक्सीमेट से बता रहा हूँ आपको, जबकि एक्चुअल केसेस जो हैं वो आपको पता है मिलियंस में हैं। तो अगर आप शरह निकालें तो वो एक 1% का भी एक फ्रैक्शन निकलता है। सो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, लेकिन ये एक अमूमी चीज़ नहीं। ठीक सर, ये बता दें कि कोरोना वायरस आया, बहुत से ख़तरात साथ लाया, बहुत सी घबराहट हुई। उसके बाद जब हमने सीखना शुरू किया तो घबराहट कम हो गई, लेकिन सर जब ये नया वेरिएंट रिपोर्ट हुआ उसके बाद घबराहट में फिर से इजाफा। लोग परेशान हुए कि क्या जिसको पहले कोरोना हुआ कहीं नया जो उसका वेरिएंट है, जो म्यूटेंट वायरस है, वो मजीद इफेक्ट ना करे। साउथ अफ्रीका, फिर यूके, फिर और ममालिक में रिपोर्ट हुआ, फिर सर कराची में भी रिपोर्ट हो गया। सर, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जो नया वायरस रिपोर्ट हुआ था, क्या ये पॉपुलेशन में ट्रेवल कर चुका है? क्या अब इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? इसके ये जो नया वेरिएंट है, इसको डिटेक्ट करने की खातिर हमने कुछ ख़ास एफर्ट की इसको ढूंढने के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों में से जो कि यूके से वापस आ रहे थे। तो उनमें हमें मिला है चंद लोगों में, 8-10 लोगों में ये डिटेक्ट हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई बहुत ब्रॉड स्प्रेड है इस वक्त, लेकिन हमने टेस्ट भी अभी बड़े लिमिटेड तरीके से ही किया। ये बताना कि ये पॉपुलेशन भर में फैलेगा, ये फैल चुका है बग़ैर एक बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग के, ये इतना आसान नहीं है कहना।
जो मुल्क टेस्ट कर रहे हैं और इसकी टेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं, उधर कम से कम चंद तादाद में, थोड़ी तादाद में तो नज़र आना शुरू हो गया ये। तो जब ये ज़ाहिर है पॉपुलेशन में मौजूद होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये माशरे में भी सराहियत करने की सलाहियत रखता है। ट्रू, बट सर जो केसेस रिपोर्ट हुए, जो यूके से लोग आए जिनके हमने फिर टेस्ट किए और मालूम हुआ कि इनमें वो वायरस है, वो म्यूटेंट वायरस है, सर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर पाकिस्तान ने क्योंकि अच्छा काम किया है, तो उस ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के रिजल्ट सामने नहीं आए? नहीं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग तो बिल्कुल हो रही है जी, उनको तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप एवरी लास्ट पर्सन को चेक नहीं कर सकते, एवरी लास्ट पर्सन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो इस वक्त तो ये कोशिश है कि जो लोग आ रहे हैं यूके से वो अपना आने से पहले टेस्ट करवाएं, आने के बाद भी टेस्ट होता है, यानी एक दोहरी एफर्ट है, डबल एफर्ट है टेस्ट करा के उनको रूल आउट करने की, एक चीज़। दूसरा ये कि इसकी डिटेक्शन या अनाउंसमेंट से पहले जो लोग आ चुके थे उनको भी हमने ट्रैक और ट्रेस किया। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को हमने ट्रैक ट्रेस तो कर लिया है, लेकिन ये भी ट्रैकिंग ट्रेसिंग मैकेनिज्म दुनिया भर में कहीं परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट से मेरी मुराद ये है कि हर आखिरी केस को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर, क्या ऐसी कोई सजेशन वजारत सेहत की जानिब से दी गई है हुकूमत को कि इन फ्लाइट्स को बंद किया जाए, एयर जो कांटेक्ट है वो ख़त्म किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ये भी देखें वजह है कि सिर्फ एक मुल्क तो नहीं है ना, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि 40 अदद मुल्क से ज़्यादा हैं जहां ये वेरिएंट डिस्कवर हो चुका है, तो आप किस को बंद करें? बिल्कुल सही। सर, कमिंग टू द वैक्सीन थिंग, जो फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले ट्वीट की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रोक्योर करने वाला है साइनोफार्म कंपनी से। सर, उस वैक्सीन से मुतालिक मुझे बता दें कि मामलात कहाँ तक पहुँचे। दूसरा ये सर, ये भी कहा जाता है कि हमने साइनोफार्म से ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी एफिकेसी 80% भी नहीं है। हमने मॉडर्ना छोड़ दी, फाइजर छोड़ दी और वैक्सीन छोड़ दी जिनकी एफिकेसी बहुत बेहतर है। वजह क्या है सर 79 या 78% एफिकेसी वाली वैक्सीन के साथ डील करने की? बहुत सादी बात है जी, आपने वो वैक्सीन डील करनी है जिसकी एफिकेसी हो, और इसकी एफिकेसी 80 से 85-86% की रेंज में है। अच्छा। साइनोफार्म की। तो इसको ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा हम बाकी दवाई कंपनियों से जो बना रही हैं वैक्सीन उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जिन दो कंपनियों का आपने नाम लिया उनकी दस्तयाबी इस वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उनको तो लॉक इन कर रखा है उन मुल्कों ने, अमीर मुल्कों ने बहुत सी डोजेस बुक कराई हुई हैं, ये बात भी दुरुस्त है। बिल्कुल सही बात। सर, लेकिन मुझे फिर भी ये बता दें कि जब आपकी इतनी कंपनी से बात चल रही है, वो कोवैक्स के अलावा चल रही है। एक तो कोवैक्स फॉरम है, उसके जरिए पाकिस्तान को मिलेंगे या डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेंगे या गरीब ममालिक को मिलेंगी, लेकिन कोवैक्स के अलावा इन कंपनी से डील चल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है सर, तो स्पेकुलेटेड क्या है, कब तक? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट में? कोई डेट, कोई मंथ, कोई वीक बता सकते हैं कि जब आप कहेंगे कि खेप आ जाएगी वैक्सीन की? तो आपका सवाल ये था कि कोवैक्स के अलावा हम खुद डायरेक्टली भी बात कर रहे हैं? उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कर रहे हैं, और तमाम कंपनियों से कर रहे हैं, समय बशमूल उनके जिनका आपने नाम लिया, मिसाल के तौर पे फाइजर या एस्ट्राजेनेका वगैरह, इन सब से बातचीत चल रही है। और टाइम फ्रेम ये है कि हमने दो तरह का टाइम फ्रेम देखना है। एक वो कि जो कोवैक्स के जरिए आए, और जो दूसरा वो जो कि हम बायलैटरल यानी डायरेक्ट करके उनसे बात कर रहे हैं उसके जरिए। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं। मेरा ख्याल ये है और हमें उम्मीद है, और काफ़ी इस पर अच्छी उम्मीद है, कि जो हमारे यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर्स और एक उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन इस क्वार्टर में यानी पहली छमाही में शुरू हो जाएगी। मुमकिन है फरवरी में ही हो जाए। और जो फिर बाकी जनरल पॉपुलेशन है उसकी जो है वो दूसरी और तीसरी छमाही में जाके फिर वो ब्रॉड वैक्सीनेशन सर ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से दूसरी छमाही। ये बहुत अच्छी बात आपने कर दी। मैं फिर चाहूँगा कि दोबारा से बता दें, तसल्ली बख्श बात है। अगले महीने यानी फरवरी में पैरामेडिकल स्टाफ हो या उम्र रसीदा शख्स हो, इनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। ये हमें कभी उम्मीद है इस बात की। ठीक सर, जो क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे थे चाइनीज़ वैक्सीन के, उनके रिजल्ट्स कंपाइल हो गए सर? उससे मुताल्लिक कुछ अपडेट्स हैं? उसके रिजल्ट्स बस वो जो ट्रायल है वो तकरीबन एनरोलमेंट उसकी पाकिस्तान वाली जो है वो ख़त्म होने को है, चंद 100 केस रह गए। और जब वो ख़त्म हो जाती है और उसका डेटा सामने आना शुरू हो जाता है तो फिर कंपाइलेशन भी शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि उस कंपाइलेशन में भी 4-6 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि नेचुरली आपने तमाम डेटा आने का इंतज़ार करना होता है ताकि वैक्सीन की जो अफादियत है वो पता चल सके, उसका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। लेकिन उसमें भी अब ज़्यादा देर बाकी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो उसको ऑब्टेन करने में भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक सर, एक बात और, कोरोना वायरस वैक्सीन सेंटर जो कायम किया गया इस्लामाबाद में, हेल्पलाइन कायम की गई है 1166, सर क्या हर शहरी ने रजिस्ट्रेशन करानी होगी यहाँ पर फॉर द वैक्सीन?
जी, उसका तरीक़ाकार हमने बना लिया है। उसमें ज़ाहिर है स्टेज वाइज है, हम नहीं चाहते कि भगदड़ मचे। तो हम चाहेंगे कि जो शहरी हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर उनको बताया जाएगा कि उनके इलाके में और किस सेंटर में और उनको कब जाके वैक्सीन लगानी है, ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से लोग वैक्सीन लगवा सकें। पूरा इसका एक सॉफ्टवेयर जो है बना लिया गया है। उसका एक टेस्ट रन हुआ है अभी कल ही हुआ है, ड्राई रन, टेस्ट रन, और इंशाल्लाह बाकी प्रोविंसेस में भी होगा। तो वो रेडी है जी, वो चीज़ तैयार है। सिर्फ इंशाल्लाह वैक्सीन जब लैंड कर जाती है, अराइव करती है, तो बस उसके बाद ये काम शुरू हो जाए इंशाल्लाह वेरी सून सर। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद और वैक्सीन से मुताल्लिक बड़ी अच्छी खबर आपने शेयर की। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की। फैसलाबाद से खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी मौजूद नहीं है, जबकि 300 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स जो कि कोशिश ये करते हैं कि कम दाम में अशिया मैसर हों, लेकिन अगर इनके दाम भी बढ़ जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। उस्मान सिद्दीक ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आटा मिले ना ही घी दस्तयाब, ऑयल और मसाला जात के दाम भी बढ़ा दिए गए। फैसलाबादियों को नए साल में महंगाई का पावरफुल झटका। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने 300 से जायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। चीजें महंगी होने पर शहरी परेशान, बोले महंगाई से घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। चीज़ें भी महंगी हो गई हैं और ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। ठीक है, महंगाई का दौर है। जो बाहर स्टोर है उसके तो इसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने महंगाई का जिम्मेदार प्राइवेट कंपनियों को ठहरा दिया। मैन्युफैक्चरर बढ़ा रहा है, उसमें अब हमने भी तो उसको लेना है। अब उसमें तो ना इदारा कुछ कर सकता है ना कोई और, वो तो मैन्युफैक्चरर का है सिलसिला। खुश्क दूध, मसाला जात, कुकिंग ऑयल, साबुन, सर्फ समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में 1 से 150 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि यूँ तो साल 2020 यूटिलिटी स्टोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हमने देखा कि जिस तरीके से आप लोगों ने फैसिलिटेट किया लोगों को, हमने ये भी देखा कि आप लोगों ने उन रिमोट एरियाज़ में भी लोगों का ख्याल किया जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स नहीं थे, वहां पे मोबाइल यूनिट्स आप लोगों ने इनिशिएट किए। सर, लेकिन मैं स्टार्ट कर लेता हूं थोड़े से क्रिटिसिज्म से। मैं स्टार्ट कर लेता हूं जो इल्ज़ामात लगे कि क्या वो इल्ज़ामात हम धो पाए हैं या नहीं। सर, जिस तरह फैसलाबाद की रिपोर्ट हमने अभी चलाई, तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि कंपनीज ने रेट बढ़ा दिए हैं इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स भी मजबूर हैं, वो भी वहीं से लेने पर मजबूर हैं। सर, तो वो सब्सिडी वाला मामला फिर क्या होता है जब हुकूमत सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी इस तरीके से पास ऑन होती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शुक्रिया, मुझे आपने मदऊ किया जी। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें वाज़ेह करता चलूँ। गवर्नमेंट सब्सिडी हमें तमाम अशिया पे नहीं देती। आटा, चीनी, चावल, दाल, घी और चावल, यानी ये पांच चीज़ों पे हमें सब्सिडी मिलती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रिलीफ स्कीम है जनवरी 2020 से लेके आज तक, आज जनवरी 2021 में हम आप बैठे हैं, तो उसमें आज भी आटा 800 रुपये का है, चीनी 68 रुपीज़ की है, घी 170 रुपये केजी का है। अब आते हैं कि जी क्या हमने प्राइसेस बढ़ाई, जैसे हमारे जोनल मैनेजर ने भी यहाँ बताया कि फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल या डिटर्जेंट पर से उसकी अगर कीमत बढ़ी है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम में नहीं है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ स्कीम में नहीं है। इसलिए उसकी प्राइस जो है वो अगर मैन्युफैक्चरर बढ़ाता है तो हमें बढ़ानी पड़ती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना सब्सिडी है। सर, यानी ना आटा पे कोई सब्सिडी है तो साबुन की कीमत अगर यानी ये सर आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, इन 5 अशिया पर कोई कीमत नहीं बढ़ी। That's correct जी। ठीक सर, आप मुझे ये बता दें कि 2019 और 20 का जो ऑडिट हुआ उससे मुताल्लिक खबर ये थी सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़े सवालात उठाए गए और कहा गया सब स्टैंडर्ड घी था जो कि कुछ स्टोर्स पर मौजूद था। तहकीकात का आगाज़ हुआ था। सर, इससे मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं? क्या तहकीकात हो चुकी हैं? क्या क्लीन चिट मिल चुकी है?
सर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब भी हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को एनरोल करते हैं तो हम PSQCA की सर्टिफिकेशन उस पर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं जो इंसान हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हमारे पास PSQCA सर्टिफिकेशन आती है। ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सवाल ये ज़रूर उठा और उस पर हमने उनको क्लैरिफाई किया कि सर और इस पर हमने एक इंक्वायरी भी की है ताकि क्लियर हो जाए, सिर्फ हमारे तरफ का या किसी और का सिर्फ ओपिनियन ना हो, जो पेपर पे क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक घी मार्केट में बिक रहा है तो हम भी उससे बेच रहे हैं और उसका PSQCA सर्टिफिकेशन है तो हम उसके रखने के मजाज हैं। और अगर मार्केट में अगर वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो हमारे पास भी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, हम उसको नहीं बेचेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कोई डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हमने उस पर एक इंक्वायरी जरूर की है सो दैट क्लैरिटी आ जाए। सर इसमें लेकिन एक बात और थी कि ये कहा गया कि 3 कंपनी से घी लिया गया विदाउट द टेंडरिंग प्रोसेस। ये कहा गया कि तकरीबन 4 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी ने इन कंपनीज को अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डिक्लेयर किया हुआ है, जिन कंपनी से आप लोगों ने घी लिया। सर ऐसी बात है या कि ये क्लियर हो गई है कि ऐसा मामला नहीं था? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है। जिन कंपनियों से हमने घी लिया, एक तो हम टेंडर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और घी उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आता है, उसमें टेंडर नहीं किया जाता। ये पेपरा के रूल्स के मुताबिक हमने उसको किया है, तो उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर अब मुझे ये बता दें कि जिस तरह 2020 में यूटिलिटी स्टोर्स ने 4,800 से ज़ायद स्टोर से 4 करोड़ 77 लाख घरानों में कम कीमत राशन तकसीम किया और हम देखते हैं कि तकरीबन 100 अरब का कारोबार किया। 2019 में 8.5 था, यानी सर ये वाज़ेह फ़र्क है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स ने पूरा किया। सर 2021 में USC 150 अरब रुपए का टर्नओवर करने के लिए पुराज़्म है। ऐसे में हम सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा? क्या आप लोग नए स्टोर्स लेकर आ रहे हैं? क्या और मोबाइल यूनिट्स लेकर आ रहे हैं? क्या उन 5 अशिया के अलावा जो अशिया उन पर सब्सिडी एक्सपेक्ट की जा रही है? कैसे होगा? सर जी पहले तो मैं फिगर क्लियर कर दूं। श्योर सर। आपकी बिल्कुल सही है कि 2020 जैन दिसंबर तकरीबन पूरा 100 नहीं, तकरीबन हम 100 अरब रुपए का टर्नओवर है। दैट इज द सेल्स फिगर। ठीक है। और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर या उसमें हम तकरीबन हमारी कोशिश होगी कि हम 150 तक पहुंच जाए। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब है क्या हम दूसरे नए स्टोर्स खोलेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम नए स्टोर्स खोलते जाए। बट उससे पहले ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी अगर हम अपने पोटेंशियल पे डिलीवर करें तो हमारे लिए इंशाल्लाह ये फिगर अचीव करना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम अगर अपना पोटेंशियल पूरा करें, हमारे स्टॉक्स अवेलेबल हों और हम इस तरह जिस तरह पिछले 2020 में पिछले साल हमने डिलीवर किया, अगर इसी डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पे चलें तो इंशाल्लाह ये नंबर हम कर देंगे। ठीक। सर नए स्टोर्स क्या प्लान है? 2021 में कितने नए स्टोर्स होंगे? सर हमने अभी तक जो अपनी प्लानिंग फाइनलाइज नहीं की है, बट रफली में ये मुझे उम्मीद है कि हम तकरीबन 150 से 200 स्टोर्स और खोलने की अभी हमें सकत है। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स मैं इस पे इसलिए कमिट अभी नहीं कर सकता और उसकी बजट रिलीज़ हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने आगे कर दिया है। इंशाल्लाह जब जो ही बोर्ड से अप्रूवल हमें आती है तो उसके बेस पेपर के, बिकॉज हमें एसेट्स लेने होते हैं, उसमें बाकी बहुत सी चीज़ें शामिल है, जो ही वो अप्रूवल हमारे पास आ जाएगी तो फिर मैं आपके साथ एक कॉन्क्रीट नंबर शेयर कर सकूंगा। ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा अगर मैं आपको कुछ न बताऊं। लेकिन एटलीस्ट आप लोग सोच रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कोशिश की जाएगी कि जितने और स्टोर्स खोल सकें। ज़ाहिर है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सर मोबाइल यूनिट्स का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके स्पेशली इन दिस कोविड-19 ये बड़ा अच्छा रहा कि मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट किया गया। सर ऐसे मज़ीद स्टेप्स 2021 में लिए जाएंगे? जी बिल्कुल। मोबाइल स्टोर वाज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। हमने जो उसको किया उसको हमने काफ़ी हद तक अब फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चले जो हर जोन में हमारे मोबाइल यूनिट डिलीवरी स्टोर्स अवेलेबल हो। और उसके सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन इलाकों में चाहते हैं जहां हमारे स्टोर्स नहीं हैं या जहां कोई कमी बेशी हो रही हो, तो इसलिए ये एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और 2021 में हम इसको प्रॉपर फॉर्मलाइज करेंगे। इसमें भी हम बोर्ड में लेके जा रहे हैं कि इसको हमें कैसे, इसके लिए क्या बजट्स की ज़रूरत होगी, हमने कैसे करना है। तो इंशाल्लाह
ये प्लानिंग जो ही कंप्लीट होगी तो मुझे उम्मीद है कि हम मोबाइल यूटिलिटी स्टोर को एक परमानेंट फीचर रखेंगे यूएससी ऑपरेशंस। ठीक सर, क्योंकि इस वक्त दीगर मार्केट्स में चीनी की कीमत को फिर से पर लग गए हैं, चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, तो ऐसे में लोगों की कोशिश है कि उन्हें अच्छी भी चीनी मिले और यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों मिल जाए। तो सर इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है कि डिमांड को मीट कर पाए सप्लाई? सर इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो मैं बड़े वसूख से कह सकूंगा कि चीनी की हमारे स्टोर्स पे कोई कमी नहीं है, और चीनी 68 रुपीज़ पर केजी और मार्केट की प्राइस आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो जो भी है, लेकिन हम 68 रुपीज़ पे अभी भी चीनी अवेलेबल है। मैं 100% तो नहीं, एटलीस्ट 98% आई कैन से कि हमारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं ऑन ऑल। यानी सर 98 मींस 68 रुपीज़ पर केजी। 98 मींस 100%। सर डज दैट मीन कि अगर किसी यूटिलिटी स्टोर पर ये चीनी मौजूद नहीं है तो कोई शिकायत करे आपको और आप इसको फिर फिगर आउट करें कि मामला क्या है? सर देखें, मेरी एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है सर, आप किसी भी स्टोर पे जब आपकी इतना बड़ा डिफरेंस होगा मार्केट से 68 वर्सेस लेट्स से 85 और 87, ठीक है, तो तरसील सप्लाई और डिमांड में इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और लोगों की कोशिश होती है कि आज जितनी सी ज़्यादा हम ले लें कल शायद मिलनी नहीं। आई डोंट ब्लेम देम, बट वो इतनी ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, हमारे लिए फिर उसको बैलेंस आउट करना, फॉर एग्जांपल मैं किसको दूं और किसको चीनी ना दूं। लोग कहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं, तो हमारे साथ कॉपरेट भी नहीं करते, फिर कहते हैं हमारे पास चीनी अदम दस्तयाबी है, कैमराज आ जाते हैं, अखबारों में हेडलाइंस लग जाती हैं। नहीं सर, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस कोशिश कीजिए इतना नहीं आई डू अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है और फिर सप्लाई उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी, बट फॉर इंस्टेंस सर जिस तरह आपने कहा कि 90% आप समझते हैं कि वो सप्लाई मौजूद है, तो सर ये भी तो हो सकता है कि स्टाफ में कोई गड़बड़ कर रहा हो, ये भी मुमकिन है कि वो चीनी छुपाई गई हो, ये मुमकिन है वो चीनी ना दी जा रही हो। अगर ऐसी कोई शिकायत मौसूल हो तो फिर एक्शन लिया जाता है, चेक किया जाता है कि नहीं गोदाम में स्टोर्स में था, क्योंकि ऐसी कुछ वीडियो सामने आई भी हैं सर, वो यूटिलिटी स्टोर के शॉपर से चीनी निकालते हैं, दूसरे शॉपर से पैक करते हैं, फिर दूसरे मार्केट में बेचते हैं। तो अगर ऐसी कोई शिकायत आए एक्शन लेंगे, और क्या ऐसी कोई शिकायत आई और एक्शन लिया गया? सर इसमें तो कोई अभाम नहीं है, हम सब इसी कौम से हैं, कोई सब दूध के धुले नहीं है। जहाँ भी कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है यार हमें न्यूज़ मिलती है और हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस होती है, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ किसी की इसमें बचत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उमर साहब साथ मौजूद थे आप, और जिस तरह आपने कहा 9% इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी मौजूद है और 68 रुपीज़ पर केजी पर ही मिल रही है, जबकि मार्केट में 80, 85, 87 में मिल रही है। इसी तरह आपने कहा कि जो 5 अशिया जिन पर सब्सिडी मिलती है, उन्हीं 5 पर चूंकि सब्सिडी मिलती है, इसलिए वही 5 अशिया यानी आटा, चावल, चीनी, दालें और घी, इस पर आपको मार्केट से कम प्राइस पर अशिया यहाँ पर मिलती हैं। और कहते हैं कि सप्लाई का इशू नहीं, बट क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए समटाइम्स इशूज़ रिपोर्ट होता है, लेकिन कहीं पर कोई इशू हो तो उसे हमने रिपोर्ट करना ये बहुत ज़रूरी है ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके, बिकॉज एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं मुस्तहिक अफराद की जो मदद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरगर्म है। ऐसे में हम बात करते हैं एहसास प्रोग्राम की भी। ऐसे में हम बात ये करते हैं कि जो पनागाहें कायम हुई, मुख्तलिफ शहरों में कायम हुई, और वो कायम क्यों हुई, ताकि अगर किसी और इलाके का कोई शख्स वहाँ पर रोज़गार के हुसूल के लिए आए तो उसके लिए छत मौजूद हो, उसके लिए बिस्तर मौजूद हो, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो, ताकि वो कुछ और पैसे बचा सके और वापस अपने घर भिजवा सके। इसमें अब और बेहतरी लाई जा रही है, उन मज़दूरों को और फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब शटल सर्विस का आगाज़ हो गया, यानी सुबह के वक्त शटल सर्विस उस मज़दूर को उस शटल होम से पिक करेगी, जहां उसकी मजदूरी वहां लेकर जाएगी, वो काम करेगा, काम करके उसी शटल में वापस आ जाएगा, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी उसकी वो भी बच जाएगी। कितने मुतमईन हैं इस पर जो शेल्टर होम में रहते हैं? उनसे बात की शहजाद अली ने, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कम आमदनी वाले तबके को बुनियादी सहूलियात में रियासत की जिम्मेदारी, इस बात का वजीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल एहसास है। परदेसी मजदूरों को रिहाइश और खाने के बाद मुफ्त सफरी सहूलत भी दे दी गई। MD बैतुल माल कहते हैं शटल सर्विस की कामयाबी वजीर आज़म के विजन की मकबूलियत का सबूत है। प्राइम मिनिस्टर का आइडिया इतना ज़बरदस्त हुआ कि अब वो बस शाम को रोज़ाना 100% फुल हो जाती है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते के बाद मुझे दूसरी बस भी चलानी पड़े, क्योंकि इस्लामाबाद में सर्दी का मौसम जैसे से बढ़ेगा लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी। एहसास प्रोग्राम की छतरी तले पनाह लेने वाले अफराद कहते हैं जरूरियात पूरी होने के साथ सफेद पोशी का भरम भी कायम है। करीब के वक्त में
आपके इस रिहाइशगाह में हमें 2 वक्त की रोटी और गाड़ी का सहूलत, रिहाइश का सहूलत, बहुत इज्जत के साथ पूरा स्टाफ जो है मदद करते हैं। शटल बस सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, मुख्तलिफ जगहों से उठाकर हमें पनाहगाह तक लेके आती है, सुबह फिर अपने मकाम पर वापस छोड़ आती है। शटल सर्विस पीर वदाई पनाहगाह से 12 कऊ और G9 पेशावर मोड़ से तरलाई तक चलाई जा रही है। जरूरत के मारे फ्री शटल सर्विस मंसूबे से मुतमईन और खुश ही नहीं, वजीर आजम को ढेरों दुआएं भी दे रहे हैं। कैमरामैन इजराल सलीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इसी पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन ब्राइट शेल्टर होम्स नसीमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, नहीं पहले जो स्टेप्स लिए गए वो भी बहुत अच्छे थे, और अभी जो आप और स्टेप्स ले रहे हैं वो भी कमेंडेबल हैं। कि ज़ाहिर है जितने पैसे मजदूर बचा पाएगा उतना ही उसका घर जो है वो सुख की तरफ जाएगा, सुकून की तरफ जाएगा। सर, लेकिन जो स्टेप लिया गया है ये स्टेप पहला नहीं है। पेशावर में भी ऐसा स्टेप लिया गया, पहले लाहौर में भी लिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मुहैया की गई। सर, उस वक्त कुछ चैलेंजेस थे, कुछ मसाइल थे, अब ऐसा कोई चैलेंज ना हो, अब ये सर्विस बेहतरीन चले, इसके लिए क्या किया गया? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम फैल रहा है और इसको वसअत दी जा रही है और रोज़ इसको बेहतर बनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाश्ता और रात का खाना दिया जाता है, बल्कि उनको एक महफूज मुकाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ के नए एहसास के साथ पहुँचाया जाता है, ताकि रात भर वो नींद सुकून से हासिल कर सकें सर्दी के मौसम में। और आप ये देख लीजिए कि माशाल्लाह अल्लाह की इतनी रहमत है कि जो तकरीबन 35 पनाहगाहें थी, अब वो 135 के करीब जो है फ़ाल पनाहगाहें बन चुकी हैं। और उसके अंदर इतनी दिलचस्पी है लोगों की, जो कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, कि जिस किस्म की मावनत और भरपूर शिरकत है वो देखने के काबिल है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के लोग आ रहे हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी से, ज़ेबस से और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, फिर MNAs आ रहे हैं, फिर सेनेटर्स आ रहे हैं, फिर जो मुखय्यर हजरात हैं वो आ रहे हैं। यानी कि जो घरों से दूर बेरोज़गार मज़दूर, दिहाड़ीदार तबका, गरीब मुसाफिर, मरीज़ों की देखभाल के लिए जो लोग उनके लिए आते थे, उनके साथ वो फिरते थे बेचारे बेसहारा। बिल्कुल दुरुस्त बात। उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिला है और ये उनको एक तावन भी दिया जा रहा है। तो ये बड़ी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बड़ी दुरुस्त बात है सर, क्योंकि हमने देखा सर, अगर मैं सिर्फ एक हॉस्पिटल की एग्जांपल यहाँ कोट कर दूं कि मुल्क भर से अगर कोई रुख करता था पिम्स का, तो अटेंडेंट्स के पास कोई जगह नहीं होती थी, वो बेचारे बाहर लॉन्स में बैठे रहते थे। लेकिन अब वो अगर करीब कोई शेल्टर होम होगा तो वहाँ रात गुजार सकते हैं। जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल कोट किया। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि इनिशियली हमने ये देखा कि कोई मज़दूर, कोई दिहाड़ीदार, किसी ने भी अगर पनाहगाह जाना है तो पहले सर ये हो रहा था कि एक मंथ में सिर्फ आप 10 डेज़ यानी मैक्सिमम ऑफ 10 डेज़ आप वहाँ पर पनाहगाह जा सकते थे सर। लेकिन अब कंसिडरिंग दिस वेदर, क्या कोई चेंजेस की गई हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, इसमें रिलैक्सेशन है? हाँ, ये सर्दियों के मौसम के बायस ये फैसला किया गया है कि अब कोई पाबंदी नहीं है कि इतने अयाम के लिए आप ठहर सकते हैं। अच्छा। बल्कि जितने रोज़ के लिए भी आप ठहरना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ तमाम पनाहगाहों के साथ एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है। जिस पनाहगाह में जगह होती है, हम अपनी शटल सर्विस में उनको वहाँ पहुँचा देते हैं। अब आप ये समझ लें कि तकरीबन जो है 1,50,000 लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस सर्दी के मौसम में। और अगर मैं आप जैसे पहले आपने जिक्र किया था कि जो रकम उनकी बचती है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए डायरेक्टली ऐसे लोगों को दिए जा चुके हैं, खाने की सूरत में, रिहाइश की सूरत में। सर अगर हम इस तरह समझ लें इसको, बचता है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम ऐसे समझ लें इसको कि जो खाना दिया जा रहा है, जो रिहाइश दी जा रही है, जो उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, ज़रा वो सामान भी के रख रहे हैं अपना, उनका सामान को भी आप सिक्योर कर रहे हैं, और फिर अब ये ट्रांसपोर्टेशन। सर अगर मैं ये सवाल करूं कि ये करने से एक मजदूर यौमिया या पूरे महीने मजीद कितने पैसे बचा पाता है, जो कि पहले उसके इस मद में लग जाते थे? तकरीबन 6,000 रुपए महीने के उसके बचते हैं। और जो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, जो उसका पैसा बचता है वो आप समझते हैं कि उसके पैसे में इजाफा होता है। वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, जिनके लिए वो यहाँ आया है मेहनत करने के लिए, वो उनको पहुँचाता है। इसके साथ साथ सिर्फ खाना और रिहाइश नहीं है,
बल्कि सेहत के लिए भी एक इजी शिफा का प्रोग्राम है। अच्छा। टेक्नोलॉजी का, डॉक्टर्स आके बैठे हुए हैं, उनको तभी सेहत की सहूलत फराम की जा रही है। अब आप देख लीजिए एक एहसास का प्रोग्राम है, माशाल्लाह 60 लाख लोगों को सेहत का कार्ड दिया गया है, 80,000 लोगों को बेसूद कर्जे दिए गए हैं। जो गरीब तबका है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, उसके बारे में सोचा जा रहा है। संजीदगी के साथ हुकूमत ने सोचा है और उसको बेहतर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ साहब ये टोकन नहीं है, और मैं आपको भी ये मतलब कि आपकी तारीफ़ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपके पास नहीं गया, बल्कि आप खुद आ रहे हैं देखने के लिए कि ये प्रोग्राम कैसा है। पिछले हफ्ते में 7 दफ़ा आपने टेलीफोन करके पूछा है ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, हम वहाँ पे फुटेज लेना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं, हम उनको नहीं बुला रहे, वो आके देख रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, यानी कि लोग जब कोई अच्छा काम देखते हैं ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस काम की बिल्कुल तारीफ़ करें, जाए, पजीराई की जाए। इस वक्त मुल्क मायूसी के जिस समुंदर के अंदर बहाया जा रहा है, बह नहीं रहा, बहाया जा रहा है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और सर ये अच्छी चीज़ें है कि अच्छी चीज़ों को उनको जो है ना तशहीर उनकी बिल्कुल तशहीर जरूरी है। इसलिए भी सर ये जो गरीब दोस्त प्रोग्राम बिल्कुल ये जो अच्छी चीज़ें हैं और ये अच्छी बातें सर, यही तो एनर्जी देती हैं और यही तो पाकिस्तान को कायम रखती हैं, यही तो पाकिस्तानियों को बताती हैं कि ये है पाकिस्तान। एक चीज में आपसे अर्ज कर दूं, कल आप जिक्र कर रहे थे कि दूसरे सूबों में क्या हो रहा है। मैं यही पूछने वाला था सर कि कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी है तो आज अनाउंस कर दें सर। हाँ, कराची वालों के लिए ये है कि 5 नई पनाहगाहों के लिए जगह की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। कोरंगी में, सोहराब गोट में, न्यू कराची में, औरंगी टाउन में, लियारी में, यहाँ पे ऑलरेडी जगह का इंतखाब हो चुका है और उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। इसी तरह बलोचिस्तान में है, चमन में, तफ्तान में, गवादर में, लसबेला में, चागी में। इसी तरह पंजाब के अंदर सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस प्रोग्राम को फैलाया जा रहा है और इसमें पार्टनरशिप है, सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, सैलानी वाले हैं, अल्लाह वसाया ट्रस्ट है, बिल्कुल और इंस्टीट्यूट ऑफ फलाही इदारों का साथ है। हुकूमत एक ब्रिज का रोल अदा कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है विजन इमरान खान का है, विजन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है और उस विजन में सपोर्ट तो करना है, इदारों ने सपोर्ट तो करना है, हम सब ने मिलकर। नसीम रहमान साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। पनाहगाहों को जिस तरीके से एक्सटेंड किया जा रहा है, जिस तरीके से मजदूरों को, दिहाड़ीदार तबके को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर दे, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। लड़कियों से मुताल्लिक, ख़वातीन से मुताल्लिक, वो ख़वातीन जो कि बाइक पर राइड करती हैं, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? क्या वो कहीं छोटी सी गलती की भारी कीमत तो नहीं चुकाती? मोटरसाइकिल पर जो पीछे बैठी ख़वातीन हैं वो तवाज़ुन बरकरार ना रखने की वजह से हादसे का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, हादसा खुदा ना खास्ता हो जाए, उसके बाद की क्या सिचुएशन है वो तो एक चीज़, लेकिन जो हमारी रोड्स की कंडीशन है और जिस तरह की हम देखते हैं कि यहाँ पर राइडिंग होती है, ऐसे में झटके लगना, क्या उससे ख़वातीन की रीढ़ की हड्डी पर या जॉइंट्स में कोई मसला होता है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि लाहौर से दानियाल उमर ने एक रिपोर्ट तैयार की है स्टैट्स के साथ कि कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने ऐसे हादसा होते हैं, चोटें कहाँ पर ज़्यादा आती हैं। रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। लाहौर की सड़कों पर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स दौड़ती नजर आती हैं। ख़वातीन ने इस खतरनाक सवारी को मजीद खौफनाक बना दिया है। कहीं ख़वातीन के लिबास के साथ लटकते हुए दुपट्टे हैं, तो कहीं नन्हे बच्चों को उठाए तवाज़ुन के बगैर मोटरसाइकिल्स पर बैठी ख़वातीन, जो हादसात का सबब बनते हैं। जबकि ख़वातीन का ख्याल है कि मोटरसाइकिल पर सवारी का ये ही तरीका है। आप जब बाइक पर बैठते हैं आपको लगता है ख़वातीन अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, इसकी वजह से हादसात होते हैं। मेरा नहीं ख्याल है, आप अपने ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है जितना बैठी है बिल्कुल सही है? मैं बिल्कुल सेफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कलाम पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कुछ भी नहीं होता।
मोटरसाइकिल पर खवातीन के गलत अंदाज में बैठने से सालाना कितने हादसा रिपोर्ट होते हैं, आइए जानते हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़श्ता बरस खवातीन के मोटरसाइकिल से गिरने और जख्मी होने के 12,000 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब खवातीन पीछे बैठती हैं तो उनकी ओरिएंटेशन नहीं है, उनका दुपट्टा, उनका अबाया और इस तरह की चीज़, अगरचे कि बैठने में शायद सूटेबल ना लगता हो, लेकिन मोटर बाइक के ऊपर अगर आप एक टांग एक तरफ और दूसरी टांग दूसरी तरफ करके बैठें, ये बज़ाहिर देसी सा तरीका लगता है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ तरीका है और आपके गिरने के इम्कानात कम हैं। न्यूरोसर्जन्स के मुताबिक मोटरसाइकिल हादसात में 30% खवातीन को सर पर गहरी चोट आती है, जो जानलेवा साबित होती है। कम से कम 30% ऑलमोस्ट जो फीमेल जो होती हैं वो इसी तरह हेड इंजरी के साथ आती हैं। इन पेशेंट्स में ज़्यादातर ये होता है कि इनकी कॉग्निशन, यानी कि इनका कॉन्शियस लेवल, इनके अंडरस्टैंडिंग माहौल से, एनवायरनमेंट से जो पहले थी जहानत जिसको हम कहते हैं, वो डिस्टर्ब होती है और फिर इनके रवैये में तब्दीली आती है। अगर हमारे कुछ लोब्स हैं जो हमारे रवैयों को कंट्रोल करते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेबाइल हो जाते हैं और फिर इनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और फिर एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि बाज़ परमानेंट चलता है, इनको ये एपिलेप्टिक हो जाते हैं, इनको झटके लगते हैं और फिर ये इनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खवातीन का तवाजुन के साथ बैठना और हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक खवातीन मोटरसाइकिल पर दुरुस्त अंदाज में बैठें और तवाजुन बरकरार रखें तो कई जानलेवा हादसात से बचा जा सकता है। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी। सवाल यह है कि आखिर खवातीन को भी किस तरह बाइक पे बैठना चाहिए, किस तरह अपना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और जो हादसात होते हैं उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे कैसे मैनेज करना है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आगा सज्जाद साहब ने मैं ज्वाइन किया, पेन कंसल्टेंट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह की रिपोर्ट भी हमने देखी है कि जिस तरह खवातीन बाइक पे पीछे बैठ रही हैं, रोड्स हमारी ऐसे हैं, फिर हादसात होते हैं, तो आपकी भी ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि इसी तरह के हादसात और इसी तरह के फिर कहना चाहिए कि इश्यूज से खवातीन को निपटना पड़ता है? मुझे बहुत हैरत होती है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल जो चीज़ें होती हैं, विमेन अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, उस पर तो कुछ आर्टिकल्स आपको जर्नल्स में और नेट पे मिल जाते हैं। ये एक डिज़ास्टर सिचुएशन है, यानी इतने हादसात होते हैं। सिर्फ एक आर्टिकल मुझे मिला है 2016 में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जामा में, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुपट्टा फंसने से उन्होंने 450 इंजरीज ट्रीट की। अच्छा। उनमें से 10% को मेजर प्रॉब्लम हुई, हेड एंड नेक इंजरीज, डेथ्स भी हो रही हैं। सिर्फ दुपट्टा फंसने की बात कर रहा हूँ, बैलेंस तो आप बिल्कुल अलग छोड़ दे। तो और तो अच्छा, और मर्द जो आगे जिसको ज्यादा बैलेंस है वो तो हेलमेट भी पहना हुआ होता है, लेकिन औरत बेचारी जो है वो पीछे बैठी होती है, उसे हेलमेट भी नहीं पीता, फिर हाथ में एक बच्चा भी पकड़ा हुआ होता है। ये एक बहुत मेजर इशू है। आई मीन औरतों को रेगुलर बैठना चाहिए, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके, थोड़ा सा, ताकि उनके बैक वगैरह पे इतना प्रेशर नहीं पड़े। लेकिन साइडवेज तो मतलब दुनिया भर में ये अगेंस्ट द लॉ है। यानी जिस तरह दो लड़के जा रहे हैं बाइक पर, कोई खातून है वो भी उसी तरीके से बैठकर जाए, वो सही है? जी हाँ, एग्जैक्टली उसी तरीके से दुनिया में हर जगह उसी तरीके से बैठते हैं। और अब तो स्विमिंग तक में और चीज़ों में ऐसे ऐसे अच्छे कपड़े आ गए हैं, लिबास आ गए हैं, जिनसे औरतों का हिजाब, उनकी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। दुनिया में हर तरह का फैशन होता है, इसके लिए भी बाकायदा फैशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती, आप सोच नहीं सकते कितना मेजर इशू है ये। लाइक कितनी औरतें मरती हैं, कितनों की बैक पैरालाइज हो जाती हैं, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इसको मैं छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि कमर का दर्द या टेलबोन का पेन वो उनको उम्र भर सताएगा, बिल्कुल सही, लेकिन मौत से और ब्रेन से और पैरालाइज से कम है, इसलिए छोटी है। मगर वो भी एक मेजर, वो भी ज़ाहिर है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एक खातून अगर 1-1.5 साल इसी पोजीशन में जा रही थी, यानी एक साइड पर दोनों टांगें करके बैठ रही थी, और इसके बरक्स दूसरी खातून जो कि पूरा 1.5 साल बिल्कुल लड़के की तरह बैठ कर जा रही थी, ठीक है हादसा दोनों के साथ नहीं हुआ, लेकिन
क्योंकि पोस्टर गलत था, इसकी वजह से जो कि एक लड़के की तरह बैठकर जा रही थी उसको तो कुछ नहीं शायद हुआ होगा, तो इसको क्या क्या हो सकता है? क्या जनरल पेन होगी, क्या कुछ झटके लगे होंगे, तो सर्वाइकल पेन हो सकता है, और कहाँ कहाँ मसाइल हो सकते हैं? देखिए 3 चीज़ें हम सबसे कॉमन देखते हैं, ठीक है। एक तो ये कि जब औरत बैठती है और उसकी साइड पे नेक होती है, क्योंकि मेल पोजीशन होती है, तो उसके अंदर जो है जब झटका वगैरह आता है तो गर्दन में डिस्क स्लिप हो जाती है, उसको गर्दन का शियाटिका या जो हाथ में दर्द जाता है वो इश्यूज आ सकते हैं। गर्दन में अगर बहुत ज़्यादा डिस्क हर्निएट हो जाए तो खुदा न खास्ता पैरालिसिस का भी ख़तरा होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन सही नहीं है। कराची की रोडें सही नहीं है, पाकिस्तान की रोडें सही नहीं है, उसके अलावा ट्रैफिक में बीच बीच में से निकलना बहुत मतलब डिज़ास्टर है। दूसरी जो हम सबसे कॉमन चीज़ देखते हैं वो लो बैक के इश्यूज़ हैं, जो लो बैक के जनरल पॉपुलेशन में है, लेकिन इन औरतों में कहीं ज़्यादा कोई स्टडी तो हुई नहीं है, लेकिन औरतें आती हैं कि मैं बाइक पे बैठी रही 1-1.5 साल तक और अब कमर में दर्द है और वो जा नहीं रहा, और यू नो बहुत सारे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो हम अगर देखें कि स्पाइन के बिल्कुल नोक पे, इसको हम कहते हैं टेल बोन या कॉक्सिस, इसका इशू ये होता है कि एक तो औरत, ये मर्दों में भी हो सकता है बाइक पे बार बार सख्त चीज़ पे जंप खाने से, लेकिन वो बड़ी एम्बेरस्ड होती हैं बताने के लिए डॉक्टर को या दूसरे को कि मेरी टेल बोन में पेन है। और ये मसला टेल बोन का ये होता है कि ये बार बार बैठने से जो टेल बोन उसके ऊपर वाली हड्डी है उसका जोड़ लूज हो जाता है, जॉइंट अक्सर उसका जोड़ हिल जाता है, जोड़ में वरम पड़ता है। अच्छा, यही वो चीज़ है जो आपको बैठने नहीं देती है, यानी मर्द या औरत जिसको टेल बोन की पेन हो जाए या कॉक्सिकोडेनिया हो जाए वो बैठ नहीं सकते, मतलब 2 मिनट बैठेंगे इतनी तकलीफ होगी कि वो खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचें कि किसी को किसी जगह जाना है या कोई जगह बैठना है, वो डिनर नहीं सही कर पा रहे हैं क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे। अब किसी को माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ होता है और वो किसी डॉक्टर को नहीं बता सकते ये वो। अच्छा, इसकी 1-2 चीज़ें तो वो लोग घर में भी कर सकते हैं, मगर ये है कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी एहतियात जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये जोड़ ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बाइक जो है वो नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा घर से मार्केट या एक से दूसरे स्पॉट पर, लेकिन जो लोग बाइक पर इस तरीके से बैठते हैं कि घंटे घंटे का सफ़र कर आते हैं, उनको ये मसाइल ज़्यादा दरपेश होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लगता है पूरी स्टडी करके हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, जो बाइक पे बैठते हैं और मुसलसल अपनी टेल बोन पे झटके देते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि जब हम पीछे बैठते हैं तो हम अपनी टेल बोन पे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, अब लीन फॉरवर्ड करते हैं तो उस पर कमर पे प्रेशर आता है। अगर आप 3 घंटे या 1 घंटे बैठे हुए हैं तो कमर के जो जॉइंट्स हैं, जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो 2 इसकी सूरत हाल हैं, या तो आप अपनी कमर को आदी दें कि उसको आपने स्ट्रेच करके लीन किया है, या फिर अगर आपका लंबा सफ़र है तो सिर्फ सफ़र के लिए रेगुलर बेल्ट नहीं पानी चाहिए, लेकिन सिर्फ सफ़र के लिए, ताकि आपकी कमर झुकी ना रहे, आप लंबोसैक्रल बेल्ट पहन लें और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ज़िंदगी भर के पेन से और तकलीफ से बचाने के लिए। एक खातून को आप ये रिकमेंड करते हैं कि अगर वो रूटीन में या डेली बेसिस पर बाइक पर जा रही है तो वो लंबोसैक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करे और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर दे, ताकि उसकी नोक पे वो बार बार प्रेशर ना आए। दूसरा, फिर जिनको डेवलप हो जाता है, वो क्या करें? वो जो अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, हल्का फुल्का है, इतना है, तो 2 से 3 महीने इस जोड़ को रेस्ट देनी होती है, आराम देना होता है। बाइक पर सफ़र ना करें। बाइक पे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी तरह के मर्द औरतें किसी तरह की पैडिंग वगैरह लगा दें और थोड़ा लीन फॉरवर्ड करें। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, पहले तो साइड में नहीं बैठना, खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम करें, ठीक है। ऐसे कपड़े पहने कि आपका हिजाब भी रहे और आपकी पर्दा भी रहे, मगर मतलब रेगुलर तरीके से बैठें ताकि बैलेंस आउट नहीं हो, और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाएं ताकि टेल बोन पे प्रेशर ना आए, और उसके बाद कोई पैडिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उधर ना आए। बिल्कुल सही। जिनको डेवलप हो जाता है उनके लिए ये है कि 3 महीने के लिए रेस्ट देनी है। तो उसके लिए जो आम ट्यूब मिलती है वेस्पा की, ठीक है, वो ट्यूब लेके उस पर अच्छा सा कवर चला के वो रख लें बाइक के ऊपर, ताकि बीच में अच्छा कॉक्सिस पिलो या टेल बोन पिलो भी मिलते हैं, क्योंकि ये आप वेस्पा की ट्यूबिंग हर जगह नहीं लेके जा सकते, आपको 2-3 महीने ठीक ठाक रेस्ट देनी है। तो इसलिए आप कॉक्सिस पिलो का यूज़ करें। एक चीज़, आपने कॉक्सिस पिलो यूज़ किया 3 महीने की रेस्ट, उसके बाद आपने अपने जॉइंट को मजबूत करना है।
इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है कीगल्स एक्सरसाइज, KEGALS। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इतनी इजी है कि लोग करना भूल जाते हैं। चलिए जी डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि एक तो पहले बचत करने की कोशिश करें कि ऐसा कोई मामला हो ना, अपने पोस्टर ठीक कर, दूसरा खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो फिर आपने कैसे इसको मैनेज करना है। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। खान साहब ने 2 सालों में वो कर दिखाया जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे कप्तान बहुत हैंडसम है। पाकिस्तान अब बिजनेसमैन के लिए जन्नत बन रहा है, तारीखी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान ने बिजनेस करना आसान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 28 दर्जे तरक्की के बाद 158वें नंबर पर आ चुका है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नए बिजनेस करने वालों के लिए सहूलत सबसे ज़्यादा है, और सहूलियत ये है कि आसानी से काम हो रहा है। रवायती जॉब्स की टेंशन से आज़ाद होकर पाकिस्तान का नौजवान तबका ना सिर्फ खुद मुख्तार हो रहा है बल्कि बेरोजगार अफराद का हाथ थामकर हालात की बेहतरी में काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा था कि नौकरियां देंगे, तनकीद हुई, और इस हवाले से जब हम कुछ खबरें शेयर करते हैं तो लगता है कि वो बात सही थी, क्योंकि जब बिजनेस को फ़रोग मिलेगा तो नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों का रोज़गार जो है वो उसका हुसूल आसान हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक निजी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, आपसे बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताइएगा कि इन हालात को देखते हुए और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को देखते हुए आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि बिजनेस करना आसान हुआ है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका कल्चर फ़रोग पा रहा है? आप प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप कंपेयर करें आज से 3-4 साल पहले से, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 20-30% जो है वो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, इसमें बिलखुसूस जो नौजवान है उनकी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अभी जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स सामने आ रही है, इसमें बड़े बिजनेसेस को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, या जो मीडियम और लार्ज बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब उतना नहीं है। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया और खान साहब ने भी ये कहा कि हम नौजवानों को कारोबार की तरफ राग़िब करेंगे, तो मेरी बहुत सारे नौजवानों से भी बात हुई है। अभी हमने हाल ही में एक रिसर्च भी की है जो कि एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशंस पे थी और एंटरप्रेन्योरियल जो चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर थी। तो अब भी नौजवानों की परसेप्शन ये है कि उनके लिए कोई खातिर खा इकदाम इन टर्म ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान करने के मामले में नहीं हुए हैं। हाँ, ये लोग जरूर मानते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फाइनेंसेस नौजवानों को दिए जा रहे हैं और कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन नौजवानों का ज्यादा फोकस ये है कि अगर वो एक बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनको उसी तरह से धक्के खाना पड़ते हैं, उनको और बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस जो है वो फेस करना पड़ रहे होते हैं। अच्छा सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो नया बिजनेस है जिससे मुतालिक आप भी बात करें सर, क्योंकि हम रिपोर्ट पढ़े थे उसमें तो कहा गया सर कि जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम किया है, प्रोविंशियल लेवल पर भी, वफाक की सतह पर भी, कि उनकी रजिस्ट्रेशन आसान बनाई गई है, कर्जे की बात भी आपने की। तो जो स्टेप्स हुकूमत ले सकती थी कि नया बिजनेस कोई नौजवान स्टार्ट करे, तो सर उसमें तो रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन आप इससे डिफर कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए और उनकी एग्जीक्यूशंस क्या हुई। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ये बात की कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उसके हवाले से भी बात की है, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन ग्रॉस रूट लेवल पे जब आप एंटरप्रेन्योर से जाके पूछते हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर एक वो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पैसा उनको आना है, तो आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उसको किस तरह से अपने फाइनेंस को पाकिस्तान लेके है, नंबर 1। सेकेंडली, आज भी उनको बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए उसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस हो रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उसको ग्राउंड पे आके एग्जीक्यूट किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि वाकई उसको ये जो सारी चीजें वो ग्रॉस रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, पॉलिसी बन गई है। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो डिफरेंशिएट करेंगे
जो स्टार्टअप्स में, छोटे बिजनेसेस में और बड़े बिजनेस में ये नहीं करेंगे, वो सबको एक ही लाठी से अभी तक बिलउमूम हाँक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रॉस रूट लेवल पे मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या किन किन चीजों पर काम करना जरूरी है? क्योंकि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन पॉलिसी तो हर शोबे में हम देखते हैं बन जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो फिर इस शोबे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी समझते हैं आप? देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके साथ डील कर रहे हैं, जब तक उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को ये चाहिए, मेरी उस्मान डार साहब और जो दूसरे हमाद अजहर साहब जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको बताया जाए कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए, ईज ऑफ किया जाए छोटे बिजनेस के लिए। मैं क्योंकि डायरेक्टली हम इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है उसके हवाले से भी हमारे जो नौजवान हैं वो बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, तो उनका तासुर अभी तक ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई बेहतरी नहीं आई है। ये बिल्कुल जरूर हुआ है कि फाइनेंसेस उनको मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा चेंजिंग्स आना शुरू हुई हैं। हमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के जो नौजवानों को वो फाइनेंस भी कर रहे हैं। तो अब फाइनेंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। अब आपके स्टार्टअप्स आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आना शुरू हुए हैं पिछले 3-4 साल में। अब उनके लिए आपको प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने इन टर्म ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो बहुत जरूरी है। को ईज ऑफ कैसे करेंगे, कैसे आगे उनको उनकी सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके जो फाइनेंसेस पाकिस्तान उनका प्रॉफिट आएगा उसको कैसे डील किया जाएगा। सही सर, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने फीसद नौजवान जो कि स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस के क्योंकि मसाइल हैं और वो कर नहीं पाते, उनका वो आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कर नहीं पाते? पहला इशू हमारा नौजवान इस बात से डरता है कि अगर वो बिजनेस रजिस्टर कर लेगा तो उसको इनकम टैक्स और ये जो सारी एजेंसीज हैं उसके पीछे इतना पड़ जाएंगी कि अभी उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और उससे लेने पहले आ जाएंगे। तो इस हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत सारे, मैं समझता हूँ 50% लोग तो इस वजह से नहीं आते। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल रोबोस्टनेस हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाती। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री भी किसी हद तक हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट शायद कोई एक प्रॉपर अगर इकोसिस्टम बनाए जिसके अंदर अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी डेवलप करे, और जो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडस्ट्री की बॉडीज हैं, KCCI, FPCCI वगैरह, इनको भी इस तरह से इनके साथ बातचीत करके जो न्यू बिजनेसेस हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे यूनिवर्सिटीज इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ उनको लिंक करें ताकि एक प्रॉपर एक नेचुरल ऑर्गेनिक सिस्टम जब बनेगा यूनिवर्सिटीज के, ये जो दूसरे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जब यहाँ से बिजनेस निकलेंगे तो वो ना सिर्फ वो जो बच्चे जो यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं, जो कि अब मैं आपको अभी बताऊं, शुएब के तकरीबन 90%, 95% बल्कि जो आइडियाज है, ये हमारी अपनी रिसर्च है जो पाकिस्तान के नौजवानों पे हमने की है कि 95% नौजवानों के आइडियाज किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रोबस्टनेस और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सपोर्टिव ना होने की वजह से। तो अगर उसमें से 10% भी आगे चल के स्केल अप होते हैं तो वो पाकिस्तान की फेट को चेंज कर सकते हैं। एक स्टार्टअप जो है वो $1 ट्रिलियन का बन सकता है, इसमें ऐसे आइडियाज भी हैं, लेकिन वो सारे ब्रिलियंट आइडियाज सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, मैं अगेन आई रिपीट कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने काम किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी नौजवान उसको फेस कर रहे हैं, ये जो सारे इश्यूज है अपने बिजनेस को आगे प्रोसेस करने में। सर, जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आप कर रहे हैं बार बार, तो सर इशू एग्जैक्टली किस स्पॉट पर है? यानी वो प्रोविंशियल लेवल पर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो क्या है कि आप रजिस्टर करने जाते हैं तो मसला होता है, या सिर्फ मामला वो है कि रजिस्टर करूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, लेने वाले पहले आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही मसला है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का नंबर 1 प्रॉब्लम है, कोई वन विंडो, गवर्नमेंट कह रहे हैं वन विंडो सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक कोई वन विंडो सोल्यूशन की कोई मुझे बता दें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे मैं अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स करवाना चाहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, तो कौन सी वन विंडो है जहाँ पे जाएं? नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट के
क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशन है, इस हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान में अब बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको बॉर्न ग्लोबल कहते हैं। हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है वो डायरेक्टली उनके फॉरेन कस्टमर्स है। अब वो जब अपना पैसा वापस पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उनके लिए बड़े इश्यूज आ रहे हैं अब, क्योंकि FATF की और जो दूसरे मामला हैं इस वजह से बैंक्स भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, और जो दूसरे आपके हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं वो भी उनके पास आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया। तो इस हवाले से क्लियर ना सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स और वो सारी जो एक्सपोर्ट के बाद जब आप अपना पैसा वापस लेके आते हैं, ये सारे मामला हमें इसको क्लैरिटी के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया के जितने ममालिक जैसे फिनलैंड हो गया, इवन अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, इवन इंडिया, उन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल चीजें रखी हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। इसीलिए इंडिया के अभी $1 बिलियन तक की जो कंट्रीब्यूशन है उनके डिफरेंट बिजनेसेस एक सेक्टर में कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हमें कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं एंड वी हैव ब्रिलियंट आइडियाज। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक बात कर कि कैसे हुकूमत इसको और बेहतर कर सकती है, कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम किया जा सकता है। और बात करते हैं हम कि जिस इंडस्ट्री को पहले मुश्किलात का सामना इस तरीके से था कि बिजली की बंदिश हो तो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन अब सर्दी के मौसम में अगर गैस की बंदिश हो तो फिर भी मामला ऐसा है। और जब बात हम गैस की करें तो एट द सेम टाइम जो दरामदी गैस जिसे LNG भी कहा जाता है, अगर उसकी सप्लाई रोक दी गई है तो क्या उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को? बिकॉज हमने कुछ अरसा पहले बड़े शादियाने बजाए हैं, हमने बड़ा क्रेडिट लिया है, इमरान खान साहब ने बड़ा क्रेडिट लिया है कि हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 24 आवर्स काम कर रही हैं और उसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बट इस वक्त जबकि सर्दी का मौसम है और अगर गैस सप्लाई की शॉर्टेज है तो इसकी वजह से क्या इंडस्ट्रीज़ को मसला हो रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। आपको हम लाहौर लेकर चलते हैं सबसे पहले कि वहाँ के सनतकार परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है कि गैस नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ गुजरांवाला की सिचुएशन भी ऐसी है। तो इन शहरों की क्या सूरत हाल है, आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान तैयार कर गया है। घरेलू सार्वजनिक को तो गैस नहीं मिल रही, वहाँ इंडस्ट्री भी गैस से महरूम है। इस वक्त लाहौर की एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ा जुज़वी तौर पे काम हो रहा है क्योंकि उनको या तो कोयला इस्तेमाल करना पड़ रहा है या दीगर जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इस वजह से कितने मुश्किलात हैं, कितने उनके मसाइल बढ़े हैं, कितना खर्चा बढ़ा है, इस बारे में बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से। इस वक्त हर चीज़ की ये शॉर्टेज है कि हमें गैस तकरीबन 40% कम मिल रही है, जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव दूसरे फ्यूलों में जा रहे हैं, उससे कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। और अब ये 2-3 दिनों से ये बिजली का भी बहरान बहुत आ गया है। आगे हमने एक्सपोर्ट की डेटें हैं हमारा, उनको माल देना होता है टाइम पे, वो भी हमें डर लग रहा है कि हम कहीं हमारी ये चीज़ें बाई एयर ना पड़ जाएं, जिससे आपको पता है कि एक शिपमेंट भी बाई एयर हुआ सारा साल का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट कोई 5 टाइम्स का फ़र्क है नेचुरल गैस से और LNG जो गवर्नमेंट दे रही है या RLNG उसको कहते हैं, वो हमारे पास तो सिस्टम में आ नहीं रही। ऑलरेडी सर्दी की वजह से गैस का बहरान शदीद है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तमाम इंडस्ट्री की एटलीस्ट 5 टाइम्स महंगी हो गई है। इन एडिशन के उसके अलावा जो चीज़ें डोमेस्टिकली सब महंगी हो गई। सनतकार कहते हैं कि महंगे ईंधन के इस्तेमाल से यकीनन सनतें तो चलती रहती हैं, लेकिन उनकी बैनुल-अक़वामी मंडी में मुसाफत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बरामदात इतनी ज़्यादा कम्पेटिटिव नहीं रहती। अगर बरामदात बढ़ानी है तो हुकूमत को सनत के लिए गैस और बिजली बिलातअतल फराहम करना होगी। सुई गैस की बंदिश के बाइस पाकिस्तान के चौथे बड़े इंडस्ट्रियल शहर की इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, जबकि मजदूर कहते हैं सनत बंद होगी तो उनके घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। मजीद मजदूरों को क्या मुश्किलात का सामना है, आइए आपको बताते हैं। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें?
इस हुकूमत के लिए हम क्या फ़ायदा हमारे को इस हुकूमत का, जो ये गैस नहीं दे रहे, हमें कारोबार नहीं करने दे रहे, मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम बाहर निकलें, तंग करें आवाम को। गैस बिल्कुल बंद होनी, कारोबार होंदा को नहीं है, तो इस तो बाद फिर चोरियां चकारियां होनियां ने। काम के लिए फैक्ट्रियों में आते हैं, फैक्ट्रियों में गैस नहीं है, तो गैस की वजह से सारा दिन घूमते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस दें, चलो हम काम करें, इसकी वजह से ना घर में फाके पड़े हुए हैं, बड़े मसले बने हुए हैं। जी जैसा आपने सुना इन मजदूरों की जुबानी के किस तरह से वो मजबूर हैं, क्योंकि सुई गैस की कमी की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा। वो घरों से तो निकलते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन काम ना होने की वजह से सड़कों और बागों में वक्त जाया करने के बाद जो है वापस घरों को लौट जाते हैं। रिपोर्ट्स आपने देखी, मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, सनतकार कितने परेशान हैं, मज़दूर तबका किस कदर परेशान है, क्योंकि अगर मज़दूर को रोज़ी नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, घर का चूल्हा जलेगा नहीं और उसकी परेशानी में इजाफा होता चला जाएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अंजुम निसार साहब, साबिक चेयरमैन है FPCCI। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर जानना आपसे ही चाह रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जब हम बात करते हैं तो फैसलाबाद की बात हमने अभी नहीं की, बट फैसलाबाद में सिचुएशन ख़राब नहीं है। फैसलाबाद वाले जो सनतकार हैं बड़े खुश हैं, लेकिन सर जो दीगर शहर हैं वहाँ पर परेशानी है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी है, वो मजबूर है महंगा ईंधन इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर LNG भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो सर थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इससे कितना मसला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमने ये खबरें शेयर की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान इस मामले में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत की ये पॉलिसी रहेगी, इस तरह RLNG नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, तो सर मसला तो पैदा हो जाएगा। जी डेफिनेटली आपने सही कहा, मसला यकीनन पैदा हो चुका है। देखें विंटर सप्लाई जो है, जो डिमांड्स हैं वो भी नोटेड है कि हमारी विंटर में डोमेस्टिक कितनी डिमांड बढ़ती है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो लोकल गैस प्रोड्यूस हो रही है वो तकरीबन 3.7 BCF के करीब प्रोड्यूस हो रही है, जबकि रिक्वायरमेंट 6 BCF के करीब उसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है। तो ये जो शॉर्टेज है इसे इंपोर्ट के जरिए पूरा करना था, और RLNG गवर्नमेंट ऑलरेडी महंगे रेटों पे लोगों को दे भी रही है। अब महंगा रेट लगाने के बावजूद भी या इंटरनेशनल प्राइस लगाने के बावजूद भी अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो जो आपने सप्लाई करनी है, तो डेफिनेटली उससे आपकी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कैप्टिव पावर जो है पंजाब में तो मेरे ख्याल में पिछले 15 दिन से बंद की हुई है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल। सर क्या आप ये शेयर कर सकते हैं कि RLNG की सप्लाई ना होने की वजह से सर इस वक्त प्रोडक्शन कितने फीसद ड्रॉप हुई है इंडस्ट्रीज की इन पंजाब? देखिए जहां तक वही मैं आपसे पहले कह रहा था कि कैप्टिव पावर तो बंद है, ऑलरेडी बंद की हुई है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो कैप्टिव पावर यूज करते हैं और खुद यानी कि गैस से बिजली प्रोड्यूस करते हैं और RLNG पे करते हैं, और वो सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आती, जब डिमांड सामने नोन है, आपके पास RLNG के टर्मिनल्स भी मौजूद हैं, तो आप अपनी सप्लाई चेन को क्यों नहीं बरकरार रख पाते। हालांकि पिछले दिनों पिछले महीनों में आप अगर फॉरवर्ड बाइंग करते तो यकीनन आपको जो गैस भी जो बहुत सस्ती मिलती, लेकिन मकसद ये है कहने का कि ये एक मिसमैनेजमेंट है और चीजें जो है वो टाइमली वो सही मैंने में लिंकअप नहीं हो रही, टाइमली सप्लाई आपके पास नहीं मौजूद, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, डोमेस्टिक जो है आपके जो एंड कंज्यूमर है। बिल्कुल, और अंजुम साहब जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो हमारे मजदूर तबके को हो रहा है ना, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। मईशत ट्रेन की जो मईशत की ट्रेन है वो पटरी से उतरती हुई भी हमें नजर आएगी। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुतबादिल आप क्या समझते हैं, इसका मुतबादिल रास्ता क्या है? जी मुतबादिल तो जब तक उसकी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होगा कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं जो सारे पॉलिसीज को देख रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि जो सप्लाई है उसको बरकरार रखना है, अगर वो अपना काम सही तरीके से सर उनसे बात हुई है सर, आपकी एसोसिएशन ने राबता किया है सर हुकूमत से, आपकी डिमांड्स उन तक पहुंची है सर, आपकी मुश्किलात उन तक गई हैं?
जी डेफिनेटली फेडरेशन की तरफ से भी ये डिमांड गई हुई है और मुख्तलिफ एसोसिएशन और चैम्बर्स में भी लिखा हुआ है कि ये क्या मजाक हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। पहले आपके पास ऑर्डर्स नहीं थे, अब आपके पास ऑर्डर्स आए हैं तो आप सप्लाई चेन के मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। तो इस तरह दुनिया में कारोबार होता नहीं है। अगर आप अपने कस्टमर को डिस्टर्ब करेंगे, बार बार उसकी अपनी कमिटमेंट पे उनको गुड्स नहीं देंगे, तो ये जो पाकिस्तान में जो आर्थिक तौर पर जो एक फ्लड आया हुआ था कि जी आपकी जो गुड्स जो है, आपकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आपके बड़े नुमाया तौर पे सामने आ रहे थे, तो डेफिनेटली फिर जब आपका एंड कंज्यूमर अपना इम्पोर्टर जब देखता है कि जनाब ये लोग तो सीरियस नहीं है, हाँ। और यहाँ आए दिन कोई ना कोई सप्लाई के मसले मसाइल होते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो भी अपने जो ऑर्डर्स हैं किसी और मुल्कों में शिफ्ट करने। तो अंजुम साहब, इससे फिर इससे कैसा इमेज जा रहा है? क्योंकि एक वक्त पे हमने शोर मचाया कि हमारे पास इतना ज्यादा काम आ गया कि बाहर से लोग आएंगे काम करने के लिए, और फिर इस तरह से हुकूमत बैकफुट पे चलेगी कि जो सहूलियात थी वो नहीं दे पाई। तो इससे क्या इमेज आएगा हुकूमत वक्त का? देखिए जी, गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए तो कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो लिंक्स है ना इन बिटवीन, वो डिस्टर्ब है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, यहाँ मसले मसाइल मौजूद हैं। आपने 2 रोज पहले देखा है पूरा मुल्क जो है एक ब्लैकआउट की सूरत में मतलब हम लोगों ने फेस किया। और हालांकि प्रॉब्लम बुनियादी प्रॉब्लम जो है ना, हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम है बुनियादी, हम फैसले मेरिट्स में नहीं करते। और बहुत सारी सीटें हमारी जो थी, अब जो देखें अपना NTDC के जो चेयरमैन है, वही अगर एक 4 सालों से तैनात ही नहीं है, हालांकि हाईली ये टेक्निकल पोस्ट है, और वहां अगर वो वेकेंट होगी तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं असर तो आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज, अगर जो टेक्निकल लोग जहाँ चाहिए उनको रिप्लेस आप जो है वो बाबू से नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट से नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज के पीछे एक स्किल है, एक नॉलेज है। और यही वजह बनी कि बजाय के वो गुद्दू पावर प्लांट पे बजाय के सिस्टम आपका ट्रिप करता, बजाय थर्मल ट्रिपिंग होती और वो सिर्फ आइसोलेटेड मैटर ही रहता, पूरा पाकिस्तान उसकी जो है ना उसकी लपेट में आ गया। बिल्कुल सही बात। फिर सिस्टम सारा एक दफा जब बंद हुआ है, उसको दोबारा चलाते चलाते कई घंटे लग गए। आपने देखा कि 2 दिन लग गए हैं। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि राइट पर्सन ऑन द राइट सीट होना चाहिए, मेरिट पे बंदों को रखा जाए और टेक्निकल बंदों को रिप्लेस ना करें। ठीक है, ताकि ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं या जिस भी इंडस्ट्री को मिले हैं, वो ऑर्डर्स अगर कंप्लीट करने तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर सप्लाई में मसला आएगा तो फिर ऑर्डर्स कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। बढ़ते हैं आगे अपने सेगमेंट की जाने, जो कि है टोटका। कॉल कर सकते हैं आप हमें, पैनल हमारे साथ मौजूद है। मौसम का मसला हो या जनरल कोई इशू हो जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसका टोटका जानना चाहते हो अपने किचन से, तो डॉक्टर ईसा और डॉक्टर खुरम साथ हमारे मौजूद हैं। इनसे आज हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे। वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ईसा, क्योंकि आप बैठ चुके हैं इस मंच पर, तो आप बताएं कि कहाँ से हो रहा है? हॉट सीट कह रहे हैं। सबसे पहले ये जब भी आप आते हैं शुएब को कोई ना कोई तोहफा देते हैं। ये क्या है? और सिर्फ कॉलर्स को नहीं मिलता, जो कॉल लेते हैं उनको भी मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा। और फ्री में है। ओके, तरीका बताऊंगा, पहले देख लीजिए। अच्छा। इसको नाम सो दिस इज कोको एंड सैफरन मास्क। कोको एंड सैफरन मास्क हमारी कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट है। ओके। और आजकल सर्दियों में वैसे स्क्रीन पे सलवटें पड़ रही हैं, रिंकल्स, स्पॉट्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ 1200 रुपए का है। अच्छा। अगर आप घर में यही चीज बनाएं तो 200-400 रुपए तो बच जाएंगे। मुझे लगता है कारोबार से प्यार नहीं यही आते हैं, आगे टोटका बता के चले जाते हैं। That's why I really like him कि देखें वो जो भी हम बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको मेरे पास पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको क्या चाहिए होगा, 100 ग्राम लेना है आपने जौ का आटा। ठीक, यानी कि ये जो बना के रखा है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है मैं वही डाल रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया? तो हम जौ का आटा ले रहे हैं 100 बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का मास्क है, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये। अच्छा जी, फिर इसमें 50 ग्राम आप लेंगे कोको। ओके, कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट का पाउडर। बिल्कुल सही। 50 ग्राम आपने ये लिया, बादाम को पीस लें, उसका पाउडर भी डाल दें 50 ग्राम। ठीक हो गया। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 3।
बस इसमें थोड़ी सी जो महंगी चीज़ है वो है ज़ाफ़रान। वो हम डालेंगे इसलिए थोड़ा सा नहीं, हम 2 ग्राम डालते हैं। ओके 2 ग्राम हाँ जी, आप उसके जायके के लिए डाल दें लेकिन ये कि हम सैफरन एसेंस डाल देंगे। तो 2 ग्राम ज़ाफ़रान डालें। इसको पहले फ्राई पैन गरम करके ठीक है। इसको पाउडर करने का ये है कि फ्राई पैन गरम करके उतार लें। ओके, उस गरम में सिर्फ ज़ाफ़रान रखेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे, पाउडर बन जाएगा। तो आपने 2 ग्राम ज़ाफ़रान डाला। जब हमने ये 4 चीज़ें मिक्स कर ली अच्छी तरीके से तो फिर क्या बन गया? ये बन गया कोको एंड सैफरन। तो सर मुझे 1200 रुपए दे रहे हैं, घर में 900 रुपए बना रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? इसके बाद आप इसको दूध में मिक्स करें और आप पूरे फेस पे लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स आते हैं, आपकी स्किन टू टोन है, 1 एप्लीकेशन करने के बाद फिर आप हमें बताइएगा। अच्छा, जो एक्नी के निशान रह जाते हैं ये उनके लिए भी है कि जो एक्नी के निशानात रह जाते हैं, ब्लैक हेड्स के जो निशान रह जाते हैं, हाँ उसके लिए कुछ और है। उसके लिए कुछ और है। अच्छा, मैं इसमें पढ़ रहा था रिच इन बी विटामिन्स, जिंक एंड आयरन, संदल और ऑरेंज। अब ये जो है हमारे यहाँ 400 रुपए का है। अच्छा, सही है। घर में बनाएगा 200 रुपए का है। क्या मुझे मुफ्त मिला है। अब एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही है, टू टोन हो रही है, सन टैन हो गया, जो भी हुआ है, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि हम इसमें ले रहे हैं संदल वुड पाउडर। ओके, ठीक हो गया जी। ये हुआ संदल वुड पाउडर। हम ये लेंगे 10 ग्राम, इसमें ऑरेंज पील डालेंगे 10 ग्राम। ठीक है। अगेन जौ का आटा ओके 10 ग्राम। बिल्कुल ठीक। अब तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें दही डालें, इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं। ओके। लाइट एंड फेस पे स्क्रब करें, हाथों पे करें, पाँव पे करें। ओके। उसके बाद 20 मिनट छोड़ें, उसके बाद धो लें। नो मैटर कि आपकी गर्मी में ऑयली स्किन की और सर्दियों में ड्राई हो गई है। इवन ज़्यादातर क्योंकि ड्राई होती है सर्दियों में, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी स्किन टी टोन अभी भी ऑयली होता है, अभी भी तो वो जैसे मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसके लिए दही ना, हाँ ड्राई है तो मिल्क। बिल्कुल सही। चलें, एक कॉलर डॉक्टर ईसा आपके लिए, मरियम फ्रॉम कराची। मरियम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईसा से सवाल कीजिए प्लीज। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे घर में ना बहुत ज्यादा खारा पानी आता है, ठीक मेरे है, बाल सारे गिर रहे हैं। ठीक हो गया। पानी बंद कराएं, मेरा खाना खारा। कुछ बता दीजिए। खारा पानी बंद कराएं। वैसे ये कराची मोस्टली होता है, खारा पानी होता है। तो वो कह रही हैं कि बताएं बाल बहुत गिर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वैसे मैंने भी ये चीज़ जो है, मुझे भी इस चीज़ का सामना है कि खारे पानी से बाल ड्राई भी हो रहे हैं। यहाँ नहीं है, अगर आप ये हमारा पूरा जो अरबियन बेल्ट है, ओके, कोस्टल बेल्ट लेकर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी पानी जो है तो नहीं, समंदर से ही कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ भी अक्सर लोगों के बाल नहीं बचते। डॉक्टर ईसा, लेकिन इवन वो जो खारा पानी, अगर ट्रीटमेंट के बाद मीठा पानी भी खा रहा, बाल तो गिर रहे हैं, स्पेशली कराची में। आजकल के सीजन में क्या वाकई सीजनल है कि बाल गिरना बड़ा नॉर्मल है? थोड़ा सा क्योंकि लोगों का पानी का इंटेक कम हो जाता है, ऊपर से फिर हमारा वैसे ही स्लीपिंग डिसऑर्डर तो है ही, तकरीबन हम कम तो सोते ही नहीं, रात 2 बजे के बाद ही सो रहे होते हैं। 2 बजे के बाद सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। पड़ेगा, पानी कम पीने का पड़ेगा। ओके। फिर सच्ची बात ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत लोगों का बढ़ा हुआ है, बड़ा होगा। देखिए ना, मैं हमेशा बात करती हूं, देखिए बाल गिर रहे क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है कि बाल गिर रहे हैं? चले, एक कॉलर है जी हमारे साथ, सिकंदर फ्रॉम कश्मीर। बता देते हैं। चले, सिकंदर है हमारे साथ कश्मीर से। सिकंदर, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं ईसा साहब से, डॉक्टर ईसा साहब से बात करना चाहता हूँ। प्लीज जी, मैं सुन रहा हूँ आपको भाई। मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कनकोर से बात कर रहा हूँ सर। जी भाई। जी सर, मेरा ये सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 6-7 साल से सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है बिल्कुल। ओके, तो कोई... और मैंने पूरी टेस्टिंग करवाई है, हेपाटाइटिस की करवाई है और शुगर की करवाई है, सब टेस्टिंग करवाई। उसके बाद खुश्की, बिल्कुल दिन ब दिन कमजोर, मिट्टी चेहरा, और पूरा कमजोर हो रहा हूँ। अभी मेरा तकरीबन 90 किलो वजन था, अभी मेरा 75 हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुझे बताएं कि शुगर के लिए HbA1c एक टेस्ट होता है, वो कराया आपने? जो ब्लड से होता है 3 महीने के बाद डॉक्टर करवाता था, वो मैंने शुगर करवाई। अभी मैं तकरीबन मैं कराची आया हूँ खास करे आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा अभी तो मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, तो अल्लाह करे कहाँ लग जाए, तो आज कहाँ लग जाए। मैं आपको बताऊं, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात क्या है हमारे क्लिनिक में, एक तो हमारे यहाँ फीस कोई डॉक्टर नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता, उल्टा आपको चाय भी पिलाएंगे, चने भी खिलाएंगे, जो मुझे जानते हैं सब उनको पता है। तो जब फीस ही नहीं है तो आपको आने में फिर क्या प्रॉब्लम है? चले जी, जबरदस्त हो गया। तो आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, एक और कॉलर है। आप सिकंदर, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपके पास कहाँ मिलूँ? आपके पास यहाँ पर फोन नंबर होंगे, उनसे एड्रेस ले ले। वैसे मैं
क्लिफ्टन फोरम मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे बैठता हूँ, किसी भी गेट से पूछ लेंगे, डॉक्टर साहब को बता दें। ठीक है जी। साइमा कराची से, लेकिन अब कॉलर पे नहीं जाते, थोड़ी देर इंतजार कराते हैं। जिनका ये इशू था बालों का, जी जी, ऐसी और भी बच्चियां हमारी बहनें जिनके बाल गिरते हैं, इस मौसम में अच्छा है। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो 80 ml जो है नीम ऑयल ले लें। अगर डैंड्रफ नहीं है तो उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल 40 डालें, यानी कि 2 हिस्सा नीम हो गया, 1 हिस्सा कोकोनट वर्जिन हो गया। अच्छा, अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर कोकोनट वर्जिन को हटाकर उसमें आप सरसों का डालें 40 ml, दोनों को मिक्स कर लें। डैंड्रफ भी खत्म, बाल गिरना भी बंद 7 एप्लीकेशन के बाद। जबरदस्त। नीम के तेल में सरसों का तेल डालें। सरसों। खुश्की है तो सरसों, खुश्की नहीं है तो वर्जिन। अब हम बना रहे हैं जो काले दाग बन जाते हैं जी जी, उंगलियों पे, फिंगर्स बिल्कुल, नकल्स पे, तो उसके लिए हम आसान सा ये कर सकते हैं। 10-20 रुपए में मुल्तानी मिट्टी तो सबके पास होती है, नहीं होती है तो आप हमसे ले सकते हैं। कहाँ है यार? आप उठा लेते हो मेरी चीजें खुरम भाई। कहाँ गई? अच्छा है बगल में मिट्टी, ढिंढोरा शहर में। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी में हम मिलाएंगे जी एप्पल का सिरका। ओके, ठीक हो गया जी। अब ये बताइए हमने क्या मिलाया? सेब का सिरका और मुल्तानी मिट्टी। और क्या था? और आप बताएंगे ना। तीसरी चीज कोई क्या थी? बस इतना ही था। मुल्तानी मिट्टी और सिरका, साथ दुआएं, थोड़ी सी दुआएं। यस। देखो, बनाने वाले का अगर हमेशा बताऊं मैं आपको, कितनी भी बड़ी बीमारी हो या छोटी हो, आप कभी ना बीमारी को बता के देखें कि तुम बहुत छोटी हो, मेरा अरब बहुत बड़ा है। बेशक, तो आधी तो वैसे ही खत्म हो जाए। बेशक बेशक, जबरदस्त। तो हमने जी ये बना लिया। अब आखिरी रेसिपी मैं बालों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं और फिरजी हो रहे हैं, झाड़ू वाले बाल हो रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या करना है, आपने लेना है एलोवेरा जेल। ओके, एलोवेरा जेल ले लें, जितना बना के रखना है। उसमें डालें कैस्टर ऑयल। ठीक हो गया? इसमें एक चीज जो है वो आपने डालनी है शहद। ठीक है। एलोवेरा जेल ले लें 100 ग्राम, ठीक है। कैस्टर ऑयल ले लें 50 ग्राम, 25 ग्राम इसमें शहद डालें। ठीक हो गया। 150 एंड देन 25। अब आपने इसको अच्छी तरह मिला के किसी जार में रखना है, बंद करके अच्छी तरह ये मिला के इसको बंद करें। और नहाने से पहले आपने सिर्फ इतना करना है कि ये जेल उठाएं, बालों को यूं लगाएं। अच्छा, ठीक है, थोड़े रूट्स में लगाएं, लेकिन पूरे बालों को हल्का हल्का लगा के कॉम करके मोटा वाला सीधे कर दें। 20-25 मिनट छोड़ दें। ठीक है। फिर जब भी आप नहाएं ये कर लिया करें, जो करली बाल थे वो आपके सीधे होना शुरू हो जाए। क्या बात, क्या जरूरत थी डॉक्टर खुरम की? नहीं, हमने नाखून सीधे करा। मैंने देखना है किताब में क्या है, किताब बड़ी जबरदस्त। हाँ, बस ये देखिए, एक तो जो मौसम चेंज होता है, जो बाल गिरने की बात कर रही है, बहुत बड़ी वो जो 3 वजूहात होती है। एक तो आपका सॉल्टिश वाटर तो है ही, सेकंड आपको सोराइसिस जिन लोगों में होता है, पी साइलेंट होता है, लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता आपकी बॉडी में सोराइसिस एक चीज होती है। सोराइसिस एक बीमारी है। आप बैठे। अच्छा, सोराइसिस एक बीमारी होती है, वो आपको फ्लेयर अप करती है। सेकंड एक्जिमा, और थर्ड इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर आपको खारा पानी है तो आप एक बकेट में, एक बाल्टी में नहाने के लिए पानी लें। 2 चमचे मीठा सोडा और टी ट्री ऑयल, ठीक है, चंद ड्रॉप्स मिक्स करें 2 टेबल स्पून में इस तरह से। और जो नीचे का पानी रह जाए ना आपका, वो छोड़ दें, और बाकी आप पानी से नहाएं तो आपको डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आपको लगता है ना सॉल्टिश के से डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बाल्टी में पानी लिया, ठीक है, पूरे बाल्टी में सॉल्टिश पानी है, ठीक है, 2 चमचे मीठा सोडा और 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स किया, और नीचे का इतना पानी आप छोड़ दें तो आपका पानी बिल्कुल प्योर हो जाएगा। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ, ठीक है। सबा ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है सबा आपका? मुझे डॉक्टर ईसा से ये मालूम करना था कि मेरे एक भाई हैं ज़हनी नॉर्मल स्पेशल पर्सन। अच्छा। तो उनको मतलब कुछ भी खाते हैं, हालांकि प्रॉपर तरीके से 3 टाइम डाइट नहीं लेते, वो 2 टाइम खाते हैं, सुबह को लाइट कुछ भी ले लेते हैं नाश्ते में, और शाम सेकंड टाइम खाना खाते हैं। उसके बावजूद बेचारे कुछ भी खाते हैं, उनके पेट में दर्द रहती है, उनको मोशन होने लग जाते हैं, उनके जॉइंट में दर्द होती है, जैसे कि घुटनों में, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, इस तरह से। और दूसरा, मुझे काइंडली इसका बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं वो। और दूसरा ये मुझे पूछना था कि एक ऐसा होता है कि जैसे नेल्स में ना गड़े से पड़ जाते हैं, और नेल्स बढ़ते भी नहीं हैं, और हेयर जो होती हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर तरीके से। मुझे काइंडली इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक है।
देखिए आपने जो भाई का बताया, नंबर 1 तो डायग्नोज करना पड़ेगा। सर्टन टाइम क्या होता है, लोग IBS में चले जाते हैं, तो जब तक वो उसका भी टेस्ट नहीं हो पता नहीं चलता। कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं, उनके भी साथ ये होता है, खाया नहीं, लूज मोशन हो गए, तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, खाना देखते हैं भूख तो लगती है लेकिन थोड़ा ही खाते हैं, पेट भर जाते हैं। तो जब तक उनका टेस्ट नहीं होता तब तक आप ये ज़रूर कर सकती हैं कि आप 1 कप पानी का लें और उसमें आधी चमची सौंफ को इतना पकाएं कि पानी का कलर चेंज हो जाए। फिर उसको छानने के बाद उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें वो जो काला नमक आता है वो 1 चुटकी डालकर किसी भी मील से पहले आधा घंटा उसको पिला दें। अच्छा। इसको आप ट्राई करें तो इससे ये हो जाएगा कि उनकी भूख भी बढ़ेगी, बॉडी अगर गैसेस बना रही है वो भी कम होंगे। अगर खुदा न खास्ता मोशंस हो रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो सिंघाड़े का पाउडर है, आप 100 रुपये का मंगा लें, 1 चमची सुबह शाम खा लें, उसके और फायदे भी बहुत हैं, लेकिन बहरहाल लूज मोशन को रोक देता है। और वो अपना भी पूछ रही थी ना कि डॉक्टर अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। अच्छा देखिए, ये मैं आपको एक पिक्चर भी फोकस करूंगा। ये देखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा जो नेल्स होते हैं ये आपके एकदम से में पिट्स और खड्डे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो सोराइसिस है, ठीक है। सेकंड, आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है नाइसिन, जो कि होता है गाजर में, जो कि होता है मूली में, जो कि होता है पालक में, लोग उसको अवॉइड करते हैं। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप नहा के निकलें तो आप क्या करें जी, आपके घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई अच्छा सा ऑयल, और उसके अंदर आप ऐड करें दूध, ठीक है। वो मिला के आप चॉइस से लगाएं, और कोई एंटी फंगल आपको जरूर मिलेगी पूरे पाकिस्तान में, जैसे कि आइट्राकोनाजोल, मैं टिपिकल नाम बता रहा हूँ, जेनरिक, पूरे पाकिस्तान में मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलेगी। अब वंस वीक जिन खवातीन और हजरात को ये है, ये इशू देखिए, ये बहुत ज़्यादा पिट्स कहलाते हैं, PITTS, खड्डे, ठीक है, आपके नेल्स के अंदर होते हैं। और ये बीमारी इतनी शदीद होती है कि अगर आप केयर ना करें तो ये देखिए आपकी क्यूटिकल्स हैं, ये आपके क्यूटिकल्स हैं, जब ये डैमेज होते हैं तो आपका पूरा हाथ, अक्सर लोग आते हैं सेल्यूलाइटिस में, पूरा हाथ सूज गया, पानी बह रहा है, जख्म हो गए, तो आपको ये, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देती है ना ये क्यूटिकल, तो अगर क्यूटिकल डैमेज है तो आपके इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि नेल्स आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दरमियान में टूट जाते हैं। ये देखिए, वो क्या है, वो कोई वीकनेस है? ये देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, ये ब्रिटल नेल्स होते हैं, ये बड़ा कॉमन इशू, इसके 3-4 वजूहात है। एक तो नेल आर्ट लड़कियां बहुत कराती हैं, ठीक है जी। अच्छा। एक तो बड़ा सबसे कॉमन इशू जो है, आप ऑक्सीजन ही नहीं देते उसको, आपने 24 घंटे उसको, जैसे फर्ज करें जब हम मेकअप करते हैं तो पूरा आपकी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं लड़कियों के, अगर वो सारा दिन नेल आर्ट रखती है तो उससे क्या होता है कि आपकी ये देखिए नेल बिल्कुल सांस नहीं ले पाते, इसलिए हो जाता है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ नेल पे रुक जाएगा, ये आपकी बोन्स जो होती हैं, जो हैंड की, ठीक है, जो आपका पूरी एक्टिविटी, लोग अक्सर आते हैं जी मुझे गठिया हो गया है जी, मुझे आर्थराइटिस है, उनको पता नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन ये शुरू हुआ है, वो ट्रैवल कर चुके हैं, बिल्कुल। और आपके हाथ मतलब सुबह को खड़ी होगी, वो कंगा उठाना उनके लिए प्रॉब्लम, और कोई हल्की सी भी चीज लग जाए इतनी शदीद दर्द होती है, उनके दिमाग तक पेन जाता है, ये बड़ा कॉमन। ठीक है, एक कॉलर फरजाना कराची से डॉक्टर खुरम से उन्होंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज फरजाना सवाल कीजिए डॉक्टर खुरम से। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे बात करनी। जी बोलिए। जी मिस फरजाना। और मेरे नाखून बढ़ते नहीं है। बढ़ते नहीं है? बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी 5 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहर खा के सो जाओ। बिल्कुल, आपकी ग़िज़ा में मादनियात मतलब विटामिन जो है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइसिन, ठीक है, मैंने अभी जिक्र किया आपका। तो आप कच्ची सब्जियां, सैलड वगैरह इस्तेमाल करती हैं, सलाद वगैरह? अच्छा, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई, लाइन ड्रॉप हो रही है भाई। देखिए भाई, आप महक आप ही भेजती है ना, आप जरूर भाई किसी उनको हमारी तरफ से रजिस्टर करा रही, महक आप ही भेजती है, ठीक है, ये जरूर भेजेंगे। ये देखिए, ये हुरमा है, भेजती का है, बेचती नहीं का टेंशन नहीं ले, भेजती है ना। अच्छा, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए नाखून के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाखून, स्किन और बाल, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। सही है। थोड़ा कहीं सख्त है, ठीक है, थोड़ा कहीं पतली है एक ही चीज। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप गूगल करेंगे तो बायोटिन तो आप देखते हैं, उससे इंपॉर्टेंट है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। अच्छा, हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जैसे घोड़े की पोनी होती है ना, उस तरह ये आपके नाखूनों को, जैसे वो कहते हैं ना कि वो जैसे बंगाल वगैरह में जो पानी खड़ा होता है तो उससे बड़ी बांस खड़ी होती है, अगर आप ये खाएंगे तो आपके नाखून, आपकी आईब्रोज, आपकी आईलैशेस, इनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। इतने ना बढ़ जाए क्या? नहीं, तो आप कटिंग जल्दी में नाम लिखवाना पड़ जाए।
वो वाला नहीं होगा। हॉस्टल बता दें, लोग घोड़े की पूंछ समझ रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल सही उर्दू में समझाएं। हाँ, उर्दू में समझाएंगे। घोड़े की पूंछ का एक्सट्रैक्ट नहीं घोड़े की पूंछ की तरह हो जाएगा। आपने कहा हॉस्टल एक्सट्रैक्ट है कि कहां से आता है ये? पूंछ की तरह कर देगा। ये आता है जड़ी बूटियों से। बताया ना जड़ी बूटी से आता है। जड़ी बूटी की शक्ल लोग अपने घर के घोड़े के दुम काट के निकाल रहे हो तेल। ये देखिए जड़ी बूटी की शक्ल भी देख ले। ये होती है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा, ठीक है। और जितना आप सख्त लाइफ गुजारते हैं ना पत्थरों में तो उतनी अच्छी आपकी मतलब। अच्छा खुरम ये क्या है? देखिए ये देखिए ये बॉटल है। ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए ये महक, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक खवातीन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, मर्दों के लिए भी है। एक तो हार्मोन आपके इंड्यूस किए जाते हैं, मतलब आपके अंदर डाले जाते हैं। एक होता है जो आपके अंदर हार्मोन्स है ना वो बैलेंस हो, रेगुलेट। अच्छा लड़कियों में अक्सर ये होता है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस जरा ज्यादा लेती है तो उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके तमाम सिस्टम्स में अप एंड डाउन होता है। और इसकी वजह से एक तो उनके हल्के बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, बाल बहुत गिरते हैं। तो आप क्या करें जी, ट्वाइस अ डे अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, विद GLA कहलाता है, दूध के साथ लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी, एक फायदा ये है कि देखिए इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है आप लेके अगर आप नेल्स में लगाएंगे ना, ये देखिए इसका जो एक्सट्रैक्ट है तो आपके नेल्स जो आपके बिल्कुल ड्राई हो रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, ये आपको पूरा ल्यूब्रिकेट करेगा। आप अगर सिर्फ रात में सिर्फ आई सर्कल्स पे और नेल्स पे ये लगा के सो जाएं एक कैप्सूल, तो आपके नाखून जो आपको बहुत बदनुमा लग रहे होते हैं, बहुत खराब, बड़े शाइनी नेल्स हो जाएंगे और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ तेज होगी। और सेकंड चीज ये कि इस पे आप कुछ भी साबुन पानी का काम करें तो वो ड्राइनेस जो आती है वो नहीं आएगी। अच्छा ये भी है ना कि आप अगर रात को सोते हुए ग्लिसरीन अपने नेल्स पे उसकी मसाज कर लें तो वो बेहतरीन है। बड़ा सस्ता और खस्ता टोटका मैंने भी बता दिया। डॉक्टर खुरम साहब थे, डॉक्टर ईसा साहब थे, आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब जी मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इन टोटकों का फीडबैक जरूर दीजिएगा, शो का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।